जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं विशिष्ट बालक के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकारों की चर्चा हमने की थी, जिसमें एक प्रमुख है समस्यात्मक बालक, यानी कि प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट या चिल्ड्रन कहें तो ठीक होगा। कि समस्यात्मक बालक किसे कहेंगे या फिर समस्यात्मक बालक की पहचान आप कैसे करेंगे, या किस तरह हम निर्णय लें, या क्या पहचान, क्या विशेषता है उनकी कि हम पहचान जाएं कि फला बच्चा समस्यात्मक बालक है और उसको हम सही निर्देशन परामर्श दें और उसको सामान्य बालक की श्रेणी में लाएं। क्योंकि विशिष्ट बालक के प्रकारों में एक मुख्य है समस्यात्मक बालक। हमारे आपके हम सबके समाज में तमाम ऐसे बच्चे मिलते हैं जो प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट होते हैं, जिनको विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की गंदी आदतें या लत होती है। उन बच्चों की पहचान कैसे करें, आइए मिलकर जानते हैं हमारे इस टॉपिक में समस्यात्मक बालक के रूप में जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, जिससे हमारी ये ज्ञान वाली वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। और आगे बढ़ते हैं समस्यात्मक बालक के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, तो उसको एक परिभाषा के माध्यम से हम परिभाषित करेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन महोदय का कहना है कि जिसका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है, उन्हें समस्यात्मक बालक कहते हैं। यानी ऐसे बालक जिनका व्यवहार किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो व्यवहार के क्षेत्र में हो या व्यक्तित्व के क्षेत्र में हो, अधिगम के क्षेत्र में हो या समायोजन के क्षेत्र में हो, अगर उनका जो व्यवहार है वो गंभीर रूप से असामान्य है, अगर थोड़ा बहुत असामान्य होता है तो मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो गंभीर रूप से किसी समस्या से ग्रसित है या उनका व्यक्तित्व असामान्य है, सभी बच्चों से अलग दिख रहा है बिल्कुल गंभीर रूप से, ऐसे बालकों को हम समस्यात्मक बालक कह सकते हैं। आगे उनके जब हम विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें और स्पष्ट हो जाएगा कि समस्यात्मक बालक किसे कहेंगे। तो हमने यहाँ कुछ दिखाया है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि समस्यात्मक बालक के कितने प्रकार हैं। ऐसे आमतौर पर अगर उसका वर्गीकरण करेंगे या इसका प्रकार ढूंढेंगे तो विभिन्न प्रकार देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमने मुख्य जो 4 प्रकार है समस्यात्मक बालक के, इन 4 प्रकारों का यहाँ पे वर्णन मैं कर रहा हूँ, जिसके बारे में जिक्र करूंगा। इसको ध्यान से देखें, आप वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आप इन 4 प्रकारों को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो जो समस्यात्मक बालक है, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वे बालक जिनका व्यक्तित्व या व्यवहार सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल भिन्न हो या गंभीर रूप से भिन्न हो, उसे हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। आइए जानते हैं इनके प्रकार के बारे में। तो पहला प्रकार हमने यहाँ लिखा है चोरी करने वाले बालक। आप देख पा रहे हो कि पहला आपने जो उसका प्रकार लिखा है वो है चोरी करने वाले बालक, दूसरा झूठ बोलने वाले बालक, तीसरा क्रोध करने वाले बालक और चौथा मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बालक। अब आप सोच रहे होंगे तो सामान्य सी बात है, इसका हम क्या वर्गीकरण करें। लेकिन हमारे समाज में ऐसे बच्चे पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। इनको हम बाल्यावस्था में इसकी पहचान करके अगर इसका सही उपचार या सही निर्देशन परामर्श कर देते हैं, ये बच्चे बड़े होते होते सुधर जाएंगे और शायद ये भविष्य में एक अच्छे चोर, डाकू, डकैत नहीं बनेंगे या कुछ अपराधी नहीं बनेंगे। इसके लिए इनका वर्गीकरण करना, इनकी पहचान करना बेहद जरूरी है, ताकि अपने समाज में या अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का एक वर्गीकरण करें और पहचान सके कि कौन बच्चे समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। एक बार मंदबुद्धि बालक को आप देर से उपचार करेंगे तो चलेगा, लेकिन इन समस्यात्मक बालकों का उपचार बिल्कुल सही समय पर होना चाहिए। इनकी पहचान बिल्कुल सही समय पे आपने कर लिया तो इनको आप ठीक करके समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन यदि आपने इनकी पहचान ठीक समय पे नहीं की, अगर ये युवा हो गए, बहुत बड़े हो गए, तो शायद इनको रोकना संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अच्छी बात यह है कि बाल्यावस्था में ही इनकी पहचान कर ली जाए, किशोरावस्था तक भी प्रतीक्षा ना करें, या हो सके तो आखिरी तक मैं कहूंगा कि किशोरावस्था तक इन समस्यात्मक बालकों का वर्गीकरण या पहचान कर लिया जाए, जिससे इनका सही समय पे इनका हम मार्गदर्शन कर सकें, निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से या सही उपचार के माध्यम से, मनोवैज्ञानिक उपचारों के माध्यम से इनको हम ठीक करके एक सामान्य बालक की श्रेणी में ला सके। तो चर्चा करूंगा चोरी करने वाले बालक, कारण एवं निवारण। अब यहाँ बात आ रही कि चोरी करने का कारण क्या होता है। ये भी सोचने वाली बात है। आप सोचते हो कि क्या कारण है, व्यक्ति की आवश्यकता है, उसने चोरी कर ली।
तो चोरी की एक सही परिभाषा होती है कि किसी के इच्छा के विपरीत या किसी के अनुमति के बिना उसकी वस्तु को रखना, छूना या घर ले जाना चोरी कहलाता है। हमने सामान्य रूप से अपने क्लासमेट की बुक ली होगी, बिना पूछे बुक ले जाता हूँ, घर पढ़ के दूंगा, या किसी के कुछ मोबाइल फोन बिना पूछे अपने बड़े भैया को उठा के यूज करके फिर रख देते हैं। शायद ये भी चोरी की श्रेणी में आता है, क्योंकि आपने बड़े भैया से पूछा नहीं उनका फोन उपयोग करने के पहले, आपने कैजुअली गए यूज किया और रख दिया, जबकि ये चोरी की श्रेणी में आता है। बिना किसी इच्छा के, बिना किसी के मर्जी के, बिना किसी से पूछे उस वस्तु का उपयोग करना, छूना या अपने पास रखना, ये सब चोरी की एक परिभाषा है, चोरी की श्रेणी में ही आता है। तो इसके कुछ तमाम कारण के बारे में चर्चा किया हूँ। इसके अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बातों पर मैं ध्यान दिलाऊंगा, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि सबसे पहला कारण है अज्ञानता। जब बच्चे छोटे होते हैं या यूं कहें कि शैशवावस्था में होते हैं, तो काफी कुछ चोरियां करते हैं अज्ञानतावश। उनको ज्ञान नहीं होता है कि चोरी किसे कहते हैं और ईमानदारी किसे कहते हैं, कैसे क्या रहा जाए। वो अपने अज्ञानता के कारण अपने पापा के जेब से पैसे निकालना, बिस्किट के लिए, चॉकलेट के लिए इत्यादि, या बिना किसी पूछे किसी वस्तु को उठा के यहाँ से वहां करना, घर में रखना इत्यादि अज्ञानता के कारण वो बच्चे कर लेते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको ज्ञान नहीं कि चोरी किसे कहते हैं। तो कुछ बच्चे चोरी कैसे करते हैं? अज्ञानता के कारण करते हैं। ये मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़े लोग अज्ञानता के कारण चोरी नहीं करते, वो जानबूझ से चोरी करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इन व्यक्तियों को ना बड़ा होने मत दीजिए, इनको बाल्यावस्था में इनकी पहचान करिए, उनका उपचार करिए, इनका निदान करिए, ताकि बड़े बनकर बड़े चोर और बैंक ना लूटे, डकैती ना करें, एटीएम पे छापा ना मारे। इसलिए बाल्यावस्था में इनकी पहचान की जाए। और बाल्यावस्था में चोरी करने का मुख्य कारण है एक अज्ञानता। बच्चा अज्ञानतावश में, ज्ञानवश में चोरी कर लेता है। दूसरा है अन्य विधियों से अपरिचित। जो बच्चा होता है वो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए लालसा उसके मन में अगर आती है, तो उसे लगता है कि मैं जाऊं और उस चीज को उठा के रख लूं। वो अन्य विधि से अपरिचित है, अन्य तरीकों को नहीं जानता कि मैं इस वस्तु को पाने के लिए कुछ और तरीके भी अपना सकता हूं। उसे बस सहज लगता है कि गए और उठा के ले आए। आपने अक्सर अपने घर में बच्चों को देखा होगा कि आपका बच्चा किसी दूसरे घर में खेलने जाता है या कुछ उनके साथ मिलने जाता है, तो उनके किसी अच्छे खिलौने को बिना पूछे उठा के ले आता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि अन्य किस विधि से ले सकते हैं। वो चाहे तो अपने पापा से बोल सकता था कि पापा मुझे खिलौने चाहिए, पापा खिलौने दिला सकते थे, लेकिन वो उस विधि से परिचित नहीं था। उसको सामान्य सी चीज लगी और वो सामान्य रूप से चोरी करके ले आया। जब उसको बाद में डांट पड़ती है या लोग समझाते हैं, तब उसको लगता है कि नहीं, दूसरे की वस्तु को नहीं लेना है, मुझे सही रास्ते पर जाना है। अन्य विधियों से वो परिचित होता है कि पापा से मांग सकते थे, हम स्वयं खरीद सकते थे, माँ से बोल सकते थे इत्यादि। अब तीसरी बात देखिए, बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया है, उच्च स्थिति की इच्छा। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ाई करना शुरू करते हैं, ऐसी स्थिति में हम मान के चलते हैं कि बच्चा किशोरावस्था में भी कदम रख रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चे के मन में लालसा होती है कि हम थोड़ा सा उच्च स्थिति को बिलोंग करें, लोगों के बीच अपनी स्थिति को मजबूत बना करके बड़ा अच्छा हूँ, बड़ा बेहतर हूँ। और उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए जब घर से अच्छी पॉकेट मनी नहीं मिलती या घर से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए चोरी करना शुरू कर देते हैं, गलत तरीके से पैसे को लाना शुरू कर देते हैं, गलत तरीके से कपड़े या किताबें या कुछ मोबाइल इत्यादि चोरी करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में या अपने सहपाठियों में हमारी स्थिति ऊंची बनी रहे, हमारा पोजीशन हमेशा आगे के ऊंची बना रहे। आगे देखते हैं अत्यधिक साहस, यही कारण है चोरी करने का। बच्चा बार बार में अपने आप को बहुत साहसी दिखाता है कि मैं बहुत वीर हूँ, बहुत साहसी हूँ, और इस साहस को बोल बोल के उतना अपने आप को मोटिवेट कर लेता है, कई बार प्रूफ करने के लिए कि हाँ, मैं उस बागीचा से अमरूद तोड़ के ला दूंगा, मैं पक्का ला सकता हूँ, तुम नहीं ला सकते पर मैं ला सकता हूँ, मैं तोड़ चुका हूँ, चलो हो जाए चैलेंज। छोटी छोटी बातों पे साहस दिखाता है और वो बिना पीछे वो फलों की चोरी करता है, बाग में जाकर किसी का अमरूद तोड़ा के ले आता है, किसी का आम तोड़ता है, किसी के पैसे चुराता है, साहस में, चैलेंज में कि चलो चैलेंज करो, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये चीज चुरा सकता हूँ। यहाँ तक कि आपने स्कूल से क्वेश्चन पेपर चोरी करने का भी की बात सुनने में आई थी कि 6वीं और 7वीं क्लास के बच्चे पास होने के लिए क्वेश्चन पेपर चोरी करना शुरू कर दिए। क्यों? बस एक कारण था, साहस। अपने साहस को प्रूव करने के लिए कि मैं प्रिंसिपल ऑफिस से पेपर चोरी कर सकता हूँ, है दम तो चल के दिखाओ। और इस साहस को प्रूव करने के लिए बच्चे ने क्वेश्चन पेपर चोरी कर लिया। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपको स्टडी में मिल जाएंगे। आगे चर्चा करते हैं चोरी करने के और क्या कारण हो सकते हैं। तो एक कारण और निकल के आ रहा है, अवहेलना का शिकार।
जब अभिभावक या माता पिता के द्वारा बच्चे की बार बार अवहेलना की जाती है, बार बार बेइज्जती की जाती है, तो बच्चा उस बेइज्जती से फ्रस्ट्रेट होता है और फ्रस्ट्रेट होकर उस अवहेलना के कारण वो चोरी करने का आदी हो जाता है या अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को माता पिता से न मांगकर वो चुराने की कोशिश करता है और चुरा करके प्राप्त करता है। ये भी कारण हो सकता है अवहेलना का शिकार। आपको बार बार आपके समाज में अवहेलना हो रही है, आप उन वस्तुओं को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, अपने सफलताओं को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, पैसों को नहीं पा रहे हैं, फिर आपके पास ऑप्शन बचता है कि क्यों ना मैं गलत रास्ते से उस चीज को पालूं, या तो चुरा के पालूं या फिर गलत रास्ता अपनाऊं। अगले कारण है आवश्यकता की पूर्ति। किशोरावस्था में जब बालक बड़ा होता है तो स्कूल जाता है 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ाई करने के लिए। वहां दिखता है कि कई छोटे या बड़े घर से बच्चे आते हैं, अपने अपने खाने का, पहनने का, रहने का स्टाइल अलग अलग होता है, तो उन रंगीन दुनिया में खो जाता है और उनके जैसा लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो हो सकता है माता पिता से पहले डिमांड करता है, पर देखता है कि अगर माता पिता हमारे डिमांड को पूरी नहीं कर पाती है, मैं सोसाइटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी स्थिति में बालक चोरी करने पर मजबूर हो जाता है या फिर चोरी करना शुरू कर देता है। इसमें मैं बात करूं कोई गरीब बच्चों की ही बात आएगी कि बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, उसके पास किताबें नहीं है, ड्रेस नहीं है, अच्छी पेन्स नहीं है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट उसके पास नहीं है और उसको आवश्यकता तो है, उसको पूरा करना है, स्कूल में हर चीज को परफेक्ट करना है और माता पिता देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए कई बार बच्चा अपने क्लासमेट की किताबें चुराता है, घर से कहीं से ड्रेस चुराता है, पैसे चुराता है, इत्यादि ढेर सारे उपाय वो करता है आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अब देखते हैं चोरी की लत। कई बच्चों में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या फिर उच्च स्थिति के लिए अच्छे साहस दिखाने के लिए करते करते प्रूव करते करते चोरी की लत एक हैबिट हो जाती है, वो बात बात पे चोरी करता है। आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा मेले में जाते हुए, मेले में आते हैं, चलो मैं फला ये चोरी कर दिखाता हूँ, मैं इस दुकान पर ये उड़ा कर दिखाता हूँ, मैं उसको ये चुरा कर दिखाता हूँ, एक चैलेंज, एक लत सी लग गई चोरी करने की, क्योंकि उनको पता है कि चोरी करना सबसे आसान है मेरे लिए। किसी चीज को पाने के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन अगर एक बार हमने हाथ साफ कर लिया तो वो सामान हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। इसलिए उनके एक बार, दो बार, 3 बार अगर बच्चा चोरी करने में सफल हो गया तो उसको लत से लग जाती है, हैबिट हो जाता है चोरी करने का, और इस लत के बारे वो चोरी को कंटिन्यू रखता है। आगे देखते हैं लालच। बार बार चोरी करके जब वो सामान मुफ्त में पाता है, फ्री में पाता है, छोटे से प्रयास में, तो उसको एक लालच सी लग जाती है। जब कोई चीज वो लेने की कोशिश करता है या प्राप्त कर लेता है तो उस लालच में या अपने से बेहतर चीज की लालच में, जो उसकी आवश्यकता की चीजें हैं, उसको नया फोन दिख गया या नया कपड़ा दिख गया मार्केट में, उस चीज की उसको लालच होगी, लोभ हो गया कि ये कपड़ा मेरे पास होना चाहिए, ये फोन मेरे पास होना चाहिए। इस लालच में बच्चा उस चीज को पूरा करने के लिए चोरी करना शुरू कर देता है। आगे देखते हैं आलस है। कुछ बच्चे चोरी करते करते इतने आदी हो जाते हैं, उनको लगता है कि चोरी करना ही सबसे बेहतर जॉब है। किसी चीज को पाने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है चोरी करना, या तो पैसे की चोरी कर लो, कपड़ों की चोरी कर लो, मोबाइल फोन की चोरी कर लो, कुछ नहीं आया तो पैसे की चोरी करो, पैसे से हर चीज खरीदा जा सकता है। और वो कुछ काम नहीं करना चाहते, बिल्कुल आलसी हो गए हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको आलस इस तरह मजबूर कर दिया कि अपने कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, बस हफ्ते में एक दिन निकलते हैं और कहीं लंबी चोरी करके आते हैं, हफ्ते में कम जाते हैं। यानी वो आलसी बन गए हैं, काम न करने के कारण उनको आलस आ गया है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो जाके चोरी करते हैं। जो आलस्य वाले लोग होते हैं, जो काम करने की इच्छा जिनके अंदर नहीं होती है, बहुत आलसी होते हैं, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं? गलत तरीकों से, गलत कामों से। जब आप कुछ काम करते ही नहीं है तो आपके पास इनकम कैसे आती है? आप अपने खर्चे कैसे चलाते हैं? कहीं ना कहीं चोरी करके, गलत काम करके। तो एक ये भी कारण होता है आलस्य। प्रतिशोध। कई बार व्यक्ति चोर तो होता नहीं है, लेकिन किसी से बदला लेने के लिए, किसी से प्रतिशोध के चक्कर में वो उसकी वस्तु को चुरा लेता है कि मैं तुमसे बदला लेके रहूंगा, ये दुश्मनी तुमको महंगी पड़ेगी। ऐसे ढेर सारे चैलेंजेस बच्चे आपस में करते हैं और अगले दिन उसकी कॉपी पुस्तक उड़ा लेते हैं। कई बार ऐसा देखा गया स्कूलों में कि बच्चे आपस में चैलेंज करते हैं और अगले दिन जब होमवर्क चेक करना होता है तो होमवर्क चेक होने के पहले अपने साथी बच्चे का होमवर्क चोरी करके उड़ा देते हैं। क्यों? बस बदला लेने के लिए। चोरी करने की कोई नियति नहीं थी, लेकिन बच्चे से बदला लेना था, इसलिए उन्होंने उसका होमवर्क चुराया और ले आकर रख दिया। आगे देखते हैं स्वार्थ। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कई लोग इस स्तर तक कई बच्चे गिर जाते हैं कि अपने स्वार्थ और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो चोरी करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। अब जानते हैं कि इन कारणों का निवारण हम कैसे करें। तो बहुत कम शब्दों में कहूं कि इन सभी परिस्थितियों का हम सुधार लेते हैं
निर्देशन परामर्श के माध्यम से या बच्चे के सही काउंसलिंग के माध्यम से, बच्चे को सही ज्ञान देके, तो शायद इन सभी समस्याओं को सुधार करने के बाद बालक का निवारण हो सकता है। जैसे अज्ञानता, तो बच्चों को सही शिक्षा देना, चोरी के बारे में बताना कि चोरी किसे कहते हैं, ईमानदारी किसे कहते हैं, अन्य विधियों से उनको परिचित कराया जाए। इसी टॉपिक को अगर आप सुधार देंगे तो एक बेहतर परिणाम आ सकते हैं सुझाव के लिए। अन्य विधियों से अपरिचित, तो क्या करेंगे, बच्चों को अन्य विधियों से परिचित कराएंगे, कैसे आप धन इकट्ठा कर सकते हैं या किसी चीज को पा सकते हैं। उच्च स्थिति की इच्छा, बच्चों को ये सिखाइए कि जितना कंबल हो उतना ही पैर फैलाओ, अपने स्थिति के अनुसार जीना सीखो, या अपनी इच्छाएं बढ़ रही है तो कमाई को बढ़ाने के तरीकों को सीखो। अत्यधिक साहस दिखाना है तो अच्छे कार्यों में दिखाओ, चोरी का तो साहस होता है, बच्चों को अच्छा ज्ञान दीजिए। इस मुद्दे को हम ठीक कर दें, अगर सही परामर्श दे, ये सारी समस्याएं दूर हो सकती है। इसी में हमारा निवारण छिपा हुआ है। इस टॉपिक को हम मॉडिफाई करते हैं। जैसे चोरी की लत या आवश्यकता की पूर्ति की बात करें तो हर बच्चे को पॉकेट मनी दिया जाना चाहिए, जिससे अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। बच्चों से दोस्ताना व्यवहार बनाए, काफी सहानुभूति भरा बातचीत करें माता पिता, जिससे बच्चे अपनी आवश्यकताओं के बारे में आपको बता पाए और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की आप कोशिश करें। ऐसा नहीं, अगर आप बच्चे से बातचीत नहीं करते, बच्चे की कुछ आवश्यकताएं हैं तो बच्चा उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उल्टे पुल्टे कदम उठा सकता है। लेकिन अगर आप उनसे मित्रवत व्यवहार करेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, तो बच्चा अपनी समस्याओं को आपको बताएगा। लालच के दुष्परिणाम के बारे में बच्चों को बताइए कि जो लालची लोग होते हैं उनके साथ अच्छा नहीं होता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। कुछ कहानियों के माध्यम से उन्हें मोटिवेट करिए ताकि उनके अंदर लालच रहे ही नहीं। आलस्य की बात करें तो बच्चों को सही ट्रेनिंग दीजिए, बच्चों को सही शिक्षा दीजिए, उनको अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों से परिचित कराइए। प्रतिशोध की बात करें तो प्रतिशोध से कोई काम, किसी काम का बदला नहीं निकलता। प्रतिशोध एक नए झगड़े को जन्म देती है। इस बात को सिखाएं, बच्चे को कभी स्वार्थी ना बनाएं। बच्चों को ये सिखाएं कि तुम ऐसा कुछ काम करो कि इस जग में आपका भी नाम रहे और हम सबका भी नाम रहे। एक अच्छा काम करके एक अच्छे मनुष्य बन के जाओ। ये था चोरी करने वाले बालक के कारण और निवारण। आगे चर्चा करते हैं झूठ बोलने वाले बालक। तो हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बात बात पर झूठ भी बोलते हैं। दूसरे प्रकार के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे झूठ बोलने वाले बालक। जैसा हमने चर्चा किया चोरी करने वाले बालक के कारण एवं निवारण, ठीक उसी प्रकार चर्चा करते हैं झूठ बोलने वाले बालक के कारण एवं निवारण। बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, क्या कारण हो सकता है झूठ बोलने का? तो पहला कारण हम देख पा रहे हैं मनोविनोद, या हम सामान्य भाषा में बात करें तो मजाक, हंसी मजाक। काफी बच्चे हंसी मजाक के लिए आपस में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे बिना मतलब के आपको टीचर ने बुलाया है, टीचर आपकी कॉपी चेक करने के बुला रही है, आपको फेल कर दिया है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप क्लासरूम में देखने को मिलेगा कि बच्चा हंसी मजाक करने के लिए आपस में मनोविनोद के लिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। दूसरा कारण है दुविधा। कई बार बच्चा इस कसमकस में फंस जाता है कि बोलूं ना बोलूं, सही बोलूं कि गलत बोलूं, किसके पक्ष में रहूं, क्या सही क्या गलत, बच्चा समझ नहीं पाता है और प्रश्न को न समझ पाने की स्थिति में दुविधा में आ जाता है और वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। हम दुविधा की बात करें तो कई जगह आपके किसी दोस्त ने कोई सामान उठाया, यही टेबल से कोई सामान उठाया आपके किसी फ्रेंड ने, और तीसरा व्यक्ति आपसे आके पूछता है कि यहाँ सामान चोरी और कौन उठाया। अब आप कंफ्यूज हो गए, दुविधा में हो कि मैं क्या करूं, मेरे दोस्त ने उठाया, बता दूंगा तो मार खाएगा या डांट सुनेगा, तो आप कंफ्यूज होते हो क्या करूं। ऐसी स्थिति में आप अक्सर मुझे नहीं पता है बोल देते हैं, जबकि आपको पता है कि आपके किसी पहचान वाले ने, किसी दोस्त ने बुक उठाई वहां टीचर की, और आप क्या बोलते हैं, अच्छा डर के मारे, दुविधा के मारे कि मैं नहीं जानता। तो कभी कभी हम असमंजस के भाव में, दुविधा में पड़ने के कारण झूठ बोल देते हैं। आगे देखते हैं प्रतिशोध, बदला लेने के लिए झूठ बोलना। कई बार हम अपने क्लासमेट में अपने बच्चों को पनिशमेंट दिलाने के लिए या जिससे मुझे बदला लेना है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए टीचर से उसकी झूठी कंप्लेन करते हैं, उसकी झूठी शिकायत करते हैं। क्या आपने घर में भी देखा होगा, जब दो भाई आपस में छोटे बड़े हों तो एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं, झूठी शिकायत, पापा इसने मुझे मारा, पापा इसने मुझे खिलौना तोड़ दिया, पापा मुझे उसने ऐसे कर दिया। ये प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। कई बार आपने इसको उच्च स्तर पे, हाई लेवल भी देखा है कि लोग बदला लेने के लिए झूठ बोलना, झूठी साजिश करना शुरू कर देते हैं। आगे देखते हैं स्वार्थ, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कई लोग झूठ बोल देते हैं। ये भी कारण हो सकता है कि व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने स्वार्थ को कुछ भी सही गलत उसको पता नहीं चलता, वो झूठ बोलने के लिए तैयार होता है।
केवल केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए बालक झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ये बालक ही क्या बल्कि व्यक्ति भी। आगे देखते हैं वफादारी। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि नौकर मालिक, या हम बच्चों की बात करें तो किसी ने इसको बोल दिया ये बात मैं कर रहा हूँ, मैं आज असाइनमेंट लिख के नहीं आया हूँ, टीचर पूछे तो मत बोलना, मत बताना। उसको छुपाने के लिए उसको पहले ही बोल दिया जाता है, और अपने दोस्त की वफादारी में वो झूठ बोल देता। टीचर पूछती असाइनमेंट कंप्लीट, हाँ मैडम उसका भी कंप्लीट है, मेरा भी कंप्लीट है, जबकि मुझे पता है कि मेरे दोस्त का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है, लेकिन हमने उसके साथ वफादारी निभाने के लिए झूठ बोल दिया। कई बार क्या होता है, बड़े स्तर पे बात करें तो मालिक ने कुछ गलत काम किया, नौकर ने देखा, पर मालिक नौकर को सिखाता है कि अगर पुलिस पूछे क्या किया तो तुम बोल रहा उन्होंने नहीं किया, और नौकर क्या करता है, मालिक की वफादारी में झूठ बोल देता है या इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। आपने हाई स्तर केस कैसे देखे होंगे कई बार, और बच्चों की भी केस हिस्ट्री में ऐसा देखने को आता है कि दोस्ती को बचाने के लिए या दोस्त को बचाने के लिए हमने वफादारी निभाई और झूठ बोल दिया। आगे देखते हैं डर या भय। कई बार होता है कि किसी क्लासमेट द्वारा डराए जाने पर, धमकाए जाने पर हम झूठ बोल देते हैं, या घर में किसी माता पिता के धमकाए जाने पे बड़े भाई ने धमका दिया कि अगर तुमने मेरे बारे में कुछ बताया, कुछ देखा, कुछ बताया तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, तुम्हें ऐसे कर दूंगा, तुम्हें मम्मी से मार पड़ा दूंगा। तो ऐसे डर, भय और दबाव में भी बच्चे झूठ बोल देते हैं। आगे देखते हैं परिस्थितियां। कई बार हम चाहते तो नहीं झूठ बोलना, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि झूठ बोलना पड़ता है। न चाहते हुए भी कई बार झूठ बोलना पड़ता है, परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाती है। अपने क्लासरूम में भी आपने देखा होगा कि कई बार हम अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए या फिर परिस्थितियों को ऐसे हम क्रिएट करते हैं कि न चाहते हुए भी झूठ बोलते हैं। कई बार देखते हैं कि हमारा फ्रेंड बीमार था, वो बीमारी के कारण अपना असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाया, और टीचर ने पूछा कि तुम्हारा असाइनमेंट होमवर्क पूरा है, तो बच्चा हाँ मैडम बोल रही, जी मैडम, और उसको सही आंकने के लिए मैडम उसके फ्रेंड को खड़ा करती है, क्या सही बोल रहा है। हम उस समय असमंजस में पड़ जाते हैं, पर परिस्थिति ऐसी होती है कि मेरा फ्रेंड बीमार था, वो अपना होमवर्क पूरा नहीं किया और टीचर पूछ रही है, उस स्थिति में वो झूठ बोल सकता है। तो कई बार हम झूठ नहीं बोलते, परिस्थितियां हमसे झूठ बोलने को मजबूर करती हैं। अब बात करते हैं आदत के बारे में। तो कई लोगों की झूठ बोलने की आदत सी होती है। आपने समाज में कुछ लोगों को देखा होगा जो हर बात पे झूठ बोलते हैं, हर बात पे लंबा देते हैं, एकदम बड़ा झूठ। उनको वास्तविकता से कोई मतलब नहीं, अपने आप को सही साबित करने के लिए वो हर व्यक्ति को के बारे में झूठा बोलना शुरू कर देते हैं, फला तो ऐसा है, उसने ऐसा गलत काम किया। इसलिए कई लोगों की हैबिट बन जाती है, आदत हो जाती है, बचपन से झूठ बोलते रहे, बुढ़ापे तक चले गए, झूठ का सहारा लेके जी रहे हैं। तो एक आदत से मजबूर होता है इंसान झूठ बोलने वाला। अगर हम निवारण की बात करें तो आप इन सबको सुधार देंगे, इन सब बिंदुओं को अगर ठीक कर देंगे, इन समस्याओं को बारी बारी कर देखें, इसी बिंदुओं को हम सुधारने की कोशिश करें तो शायद इसका निवारण इसमें छिपा हुआ है। अब देखते हैं कम समय में हमारा अगला मुद्दा है क्रोध करने वाले बालक। कुछ बालक हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो क्रोध करते बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। कम समय लूंगा, वीडियो छोटा बनेगा। क्रोध करने वाले बालक का मुख्य कारण क्या है? तो सबसे पहले बात ईर्ष्या। बच्चे के अंदर किसी दूसरे प्रति अगर ईर्ष्या समा गई तो बच्चा क्रोध करना शुरू कर देता है, उसे हर बात पे क्रोध आता है। अब बात करते हैं कार्य में बाधा। जब बालक के कार्य में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं, वो कार्य को पूरा नहीं कर पाता है तो गुस्सा आता है और क्रोध करता है। अब देखते हैं उद्देश्य प्राप्ति में बाधा। जब बालक किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहा है और उस उद्देश्य को वो समय से प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें उत्तेजना आती है, क्रोध आता है और बच्चा क्रोधी बन जाता है। रोक टोक। आपने देखा होगा किशोरावस्था में बच्चों को हम बहुत रोक टोक करते हैं, बच्चे के ऊपर बहुत शिकंजा करते हैं तो बच्चा बहुत क्रोधित होता है, आंखें दिखा के बात करता है, बहुत अग्रेसिव होता है। इसलिए बच्चों को बहुत रोक टोक ना करें आप लोग, नहीं तो बच्चा क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा। आगे देखते हैं बार बार असफल होना। जब बच्चा बार बार किसी विषय वस्तु में फेल होता है, असफल होता है तो वो क्रोधी स्वभाव हो जाता है, वो बात बात पे क्रोध करना शुरू कर देता है। आगे देखते हैं क्रोधी स्वभाव। कई लोगों का स्वभाव ऐसे होता है कि हर बात को ऐसे लीक करते हैं, मतलब निश्चित रूप से उनका स्वभाव बचपन से, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है तो क्रोधित होकर ही बोलते हैं। यकीन ना हो तो अपने गांव समाज में कुछ बड़े बुजुर्गों को देखना, आप कुछ भी कहेंगे वो क्रोधित होकर ही बोलेंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसी, कुछ लोग का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि हर बात में क्रोध ही करते हैं। तो कई लोग का स्वभाव होता है क्रोधित स्वभाव। कमजोरी। कई लोग को शारीरिक या मानसिक रूप से कोई कमजोरी होती है तो वो किसी बात को बहुत अच्छे से सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते और किसी बात का जवाब बहुत चिड़चिड़ा के क्रोधित होकर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के
पेट में बहुत दर्द हो रहा है या हाथ पैर में झुंझुनी आ रही है और आप उससे बात करने की कोशिश करेंगे, वो एक बार दो बार खामोश रहेगा, लेकिन अगर तीसरी बार आप पूछेंगे तो झन्नाटेदार वो बोलेगा और बहुत गुस्से के साथ बोलेगा। तो जो हमारी शारीरिक कमजोरी है, ये भी हमारे क्रोध का एक मुख्य कारण बन सकती है। आगे देखिए मानसिक बीमारी, कई लोग को गुस्सा करने की मानसिक बीमारी होती है। उनको लगता है कि मैं गुस्सा करता हूँ, लोग हमसे डर जाते हैं और हम लोगों को डरा कर रखना चाहते हैं, लोग हमसे डरें, हम हमारी लोग इज्जत करें। इस मानसिक बीमारी के चलते लोग क्रोधी हो जाते हैं। अगर निवारण की बात करूं तो इन सभी बिंदुओं को आप ठीक करें, मानव के अंदर से ईर्ष्या को खत्म करें, कार्य में बाधा आ रही है तो उसे कार्य करने की ट्रेनिंग दे, उस कार्य को कैसे पूरा करें, उद्देश्य प्राप्ति में बाधा आ रही है, उद्देश्य प्राप्ति में बच्चे का सहयोग करें। अगर रोक टोक वाली बात आ रही है तो बच्चों को कम से कम रोक टोक करें, आवश्यकता हो उतना ही रोक टोक करें, बच्चों को सही ज्ञान दे कि क्या करना उचित होगा और क्या अनुचित होगा। बार बार सफल होना, तो उनको सफल बनाने के लिए सही निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है, कोचिंग की आवश्यकता होती है। क्रोधी स्वभाव को आप दूर कर सकते हैं उनके साथ सरलता से बात करके, उनके व्यक्तित्व में सुधार लाकर, उनकी शारीरिक कमजोरी को दूर करके ये समस्या का निदान कर सकते हैं। अगर कोई मानसिक बीमारी है बच्चों की तो उसको ठीक कराने के बाद बच्चा क्रोध करना कम कर देगा। तो सारी समस्याओं का समाधान इन बिंदुओं में छुपा हुआ है। इन बिंदुओं को अगर ठीक कर दिया जाए तो बच्चे में ठीक ठाक समाधान हो सकता है। बहुत कम समय के साथ चर्चा करूंगा। चौथे प्रकार की मादक द्रव्य का सेवन करने वाले बालक। हम बात करें समस्यात्मक बालक के बारे में। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो इस तरह के समस्यात्मक होते हैं कि मादक द्रव्यों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। इसके मुख्य कारण क्या है? बुरी संगति व मित्रता। कई बार बालक की जो संगति होती है, जो फ्रेंड सर्किल होती है, बड़ी गंदी होती है, बड़े बुरे लोग होते हैं। वो शुरू से ही बीड़ी, सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम, कोकीन, गुटखा, खैनी, तंबाकू इत्यादि खाते हैं और बालक उनकी संगति में जाता है तो धीरे धीरे रहते थे वो भी सीख जाता है। जैसी संगति वैसी रंगति के आधार पर धोखा या बेईमानी। जब बच्चे को किसी मित्र से, किसी सहपाठी से या किसी लड़के को किसी लड़की से कहे तो बुरा नहीं होगा, अगर धोखा मिलता है तो उस धोखे को भुलाने के लिए वो नशा का सहारा लेता है। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, कहानी स्टोरी में सुना होगा कि किसी लड़की ने किसी लड़के को धोखा दे दिया और उस धोखे से वो दुखी होकर, उस बेईमानी से दुखी होकर वो मादक द्रव्यों का सेवन करना शुरू कर देता है। थकान मिटाना। कई लोगों को लगता है कि मादक द्रव्यों का सेवन करने से थकान मिट जाती है, बल्कि केवल मात्र एक मिथ्या है। आप मादक द्रव्य का सेवन करते हैं तो आपकी कुछ इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि हमें कोई थकान नहीं है, आपको नींद आना शुरू हो जाता है और आप अच्छे से सो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं मानसिक तनाव जब बढ़ जाता है, एक भी कारण है। कई लोग, तमाम लोग देखे जाते हैं कि मानसिक तनाव के कारण मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे अधिकारियों को जो लंच में ऑफिस के बाहर आकर सिगरेट का धुआं निकालते हैं, फूकते हैं। ये तनाव को दूर करने का कुछ तरीका है। लोगों का ऐसा मानना है कि मादक द्रव्य का सेवन करेंगे तो मानसिक दबाव कम आएगा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ देर के लिए जो मादक द्रव्य का जो निकोटीन होता है वो आपको मेंटल इफेक्ट को कुछ इफेक्ट करता है, जिससे आप कुछ देर अपने आप को फ्री महसूस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तनाव दूर करने के लिए मादक द्रव्य का सेवन करना उचित होगा, बिल्कुल नहीं। आगे देखें आनंद की अनुभूति। कई लोग को मादक द्रव्य का प्रयोग करने के बाद काफी आनंद की अनुभूति होती है, उस अनुभूति के लिए लोग मादक द्रव्य का सेवन करते हैं। समाज की बराबरी। कई लोगों ने सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए कि मेरे सोसाइटी में रहने वाले लोग सभी लोग विस्की रम पीते हैं तो हम भी उसका सेवन करेंगे, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जबकि उनको ये नहीं पता कि कंधे से कंधा मिलाना है तो काम में मिलाओ, अपनी उपलब्धि में मिलाओ, अपने कमाई में मिलाओ, अपने बिजनेस में कंधा से कंधा मिलाओ, नशे की लत में कंधे से कंधा बिल्कुल ना मिलाओ। आगे देखते हैं आवेश में आकर, कई लोग जोश जोश में आकर मादक द्रव्यों का सेवन कर सकते हैं कि मैं खा सकता हूं, उससे तो कुछ नहीं होगा। कई लोग बच्चे चैलेंज करते हैं नए अनुभव के लिए, कई लोग नए एक्सपेरिमेंट के लिए, इसका स्वाद कैसा लगता है, एक बार चख के तो देखो कैसा लगता है। इस सब के लिए भी लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। जिम्मेदारियों का दबाव। कई लोग सोचते हैं कि जिम्मेदारियां अधिक है, काम का प्रेशर अधिक है, कंपनी का प्रेशर अधिक है। इसके लिए प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए, उस गम को, उस दबाव को भुलाने के लिए मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। पारिवारिक कलह और आदत से मजबूर। कुछ लोग के परिवार में इतना कलह होता है कि मारपीट, लड़ाई झगड़े होती है, तो उस लड़ाई झगड़े को भुलाने के लिए, प्रेशर से, उस टेंशन से बचने के लिए मादक द्रव्य का सेवन करते हैं। पर ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का मादक द्रव्य से कोई संबंध नहीं है। चाहे कोई भी तनाव हो, दुनिया में ऐसा कोई मादक द्रव्य नहीं जो तनाव को दूर कर सके। वो कुछ देर के लिए बस डाइवर्ट कर सकता है, पर दूर कभी नहीं कर सकता। दूर करने के लिए आप मानसिक चिंतन करें, उचित परामर्श का सहारा लें, निर्देशन का सहारा लें, जिससे आप एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं।
अगर आपको इस वीडियो में कुछ समस्या हो, कुछ जानकारी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर इसमें कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ नए इम्प्लीमेंट के बारे में कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं जो आपको पसंद आती हो, आपकी कारगर चीज हो, तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, उस पर भी काम करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे अगले वीडियो के साथ। मिलेंगे फिर से इसके अगले पार्ट में, जिसका तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।